फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की ज़रूरत होती है, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम संविधान कहते हैं। इसके बिना कोई भी देश चल पाना नामुमकिन के बराबर है और जो देश बिना संविधान के चलता है उसकी हालत आप वर्तमान युग में जानते ही हैं। हमारे देश की अगर बात करें तो हम लगभग 200 साल से अधिक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को एक संविधान की छत के नीचे काम करना है, ताकि अमीर गरीब या किसी भी धर्म जाति भेदभाव का भेद किए बिना हर नागरिक को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, स्वतंत्रता मिले, मौलिक अधिकार मिले। लेकिन ये संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। संविधान बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन कैसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारे हाथ में आज दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संविधान देखने को मिला। आज हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहलाता है, लेकिन इस संविधान को बनाने के पीछे कड़ी मेहनत लगी थी। उस कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान आज बनकर तैयार है। तो आइए आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझते हैं कि हमारा संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ। ये वीडियो रहेगी 2 पार्ट में। हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे संविधान को बनाया गया, उसकी पूरी जर्नी को समझेंगे। ये जर्नी 2 पार्ट में रहेगी। पहली पार्ट में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं समझते तो आप आगे वाली जर्नी को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, उसके बाद आगे वाली जर्नी को कंटिन्यू करें। एक रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से ये रहेगी, इस वीडियो को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपनी स्पीड को 1.25x पर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा वह सभा थी जिसने संविधान को बनाया, और आज संविधान सभा है नहीं, क्योंकि उसको पहले जनरल इलेक्शन के बाद ही डिमोलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। 1951 तक इसने काम किया, अनौपचारिक ढंग से 1951 तक काम किया, उसके बाद ये ख़त्म कर दी गई। लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों ने अपने जितने भी एक्ट पास किए, चाहे वो 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, उसमें इंडियन लोगों को, इंडिया की जनता को हमेशा नकारा और हमेशा अपने अकॉर्डिंग, अपनी कॉलोनियल यानी जो अपनी उपनिवेशवादी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब धीरे धीरे खुद के संविधान और पूर्ण स्वराज की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी, और इसी तरह शुरुआत होती है संविधान सभा के गठन की और उसके बाद संविधान के बनने की। तो हम जानेंगे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और कैसे उसके बाद संविधान की जर्नी शुरू हुई। भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास। आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो संविधान को बनने में लगे हैं, उससे पहले भी भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास, पहला एफर्ट डाला जा चुका था। यह एफर्ट डाला गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी के चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में यह एफर्ट डाला गया था, और 8 लोगों की एक कमेटी ने एक संविधान यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, एक मसौदा तैयार किया था, और इसी मसौदे को 10 अगस्त 1928 को कमेटी ने प्रेजेंट की इस रिपोर्ट को, और इसी रिपोर्ट को हम कह देते हैं ड्राफ्ट या नेहरू रिपोर्ट और स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहला प्रयास था भारतीयों द्वारा कोई संविधान को लिखने का। हालांकि ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, पर काफ़ी महत्वपूर्ण था और संविधान में इसके कुछ अंगों को लिया भी गया है। ठीक है। इसके बाद संविधान सभा। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार, फर्स्ट थॉट किसके दिमाग में आया होगा संविधान सभा के गठन का, तो वो इंसान थे एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रपोजल इन्होंने दिया अनौपचारिक रूप पे, लेकिन आईएनसी जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग को ऑफिशियली रूप से सरकार के आगे रखा। उस समय हम उपनिवेशवाद थे, ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे, तो उनके सामने मांग रखी गई। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े ही दिनों बाद युद्ध का संकट छा रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा था। तो ऐसे में हमारे अंदर ये विचार था कि हमारे पास खुद की एक स्वराज, पूर्ण स्वराज और पूर्ण गवर्नमेंट हो। इसी के चलते इसी बीच 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ये शक्तियों के विभाजन को लेकर एक्ट था, यानी इसमें संघ सूची, प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतीय सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। संघ सूची यानी फेडरल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, तीनों के थ्रू शक्तियों का डिवीज़न किया गया था। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, इसको
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 75% पार्ट इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया गया है। जब हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और विदेशी सोर्स कैसे हमारे संविधान को बनाने में काम आए। ठीक है। इसके बाद 1938 में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने विचार को रखते हुए नेहरू जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। किसी भी बाहरी दखल के बिना वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद वहीं के लोग यानी इंडियन लोग ही संविधान बनाएं और बाहरी लोगों को कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, यानी इन्होंने एक विज़न रखा था। अब इसके बाद अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त ऑफर इंडियन लोगों के सामने पेश किया गया था। ये अगस्त ऑफर पेश किया गया, ये अनाउंस किया गया लिनलिथगो वाइसराय लिनलिथगो ने इसको अनाउंस किया। इसमें डोमिनियन स्टेट, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की गई। जिनको नहीं पता कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग डोमिनियन स्टेट ये था कि आंतरिक मामलों में या इंटरनल मैटर में तो आप पूरी तरीके से फ्रीडम रहेगी आपको, आप इंटरनल मामलों में स्वतंत्र रहोगे, लेकिन जो भी एक्सटर्नल और इम्पॉर्टेंट मामले होंगे उस सब में आप ब्रिटिश राज के अधीन रहोगे। तो इस चीज़ को आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया और नेहरू ने इसके ऊपर कहा कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज डोरनेल। डेड एज डोरनेल एक फ्रेज होता है किसी चीज़ को मृत घोषित करने के लिए। जो डोमिनियन स्टेटस है, इसको नकारते हुए नेहरू जी ने इसको डेड एज डोरनेल कहा गया। ठीक है। इसके बाद 1942 की कड़ी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो वो कुछ प्लान्स के साथ आया था। इसने कहा था कि इंडिया को एक यूनियन और विद डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे आफ्टर वॉर, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में चली थी। तो 1942 में आए थे, दैट मीन्स वॉर चली रही थी। तो इन्होंने कहा था कि वॉर के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आपको बना के देंगे। लेकिन जो इसका तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक पॉइंट था। ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट था पाकिस्तान का। इसमें कहा गया था फ्रीडम ऑफ एनी प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन यूनियन टू हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन। इन्होंने कहा कि जिसको भारत के साथ नहीं जुड़ना है वो अलग से अपना संविधान या कुछ फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसमें झलक दिख रही थी पाकिस्तान की कि भाई इससे तो बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे, और पाकिस्तान तो अपने आप ही, क्योंकि वो मांग कर रहे थे उस समय पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग वगैरह, तो उनको तो विभाजन चाहिए था। कई मामले में मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों को और तेज़ कर दिया था। जितने भी मिशन आ रहे थे उसमें जिन्ना और मुस्लिम लीग के लोग एक ही विज़न ढूंढ रहे थे कि कैसे भारत से हम अपने आप को अलग करें और अपना एक अलग स्टेट बनाएं और वहाँ पे अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करें। और इसमें एक और लाइन थी कि डिफेंस ऑफ इंडिया टू रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड्स एंड पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू रिमेन इन एक्ट। इन्होंने कहा था कि डिफेंस जो होता है इंडिया का, ब्रिटिशर्स की चाल हमेशा से ये रहेगी भाई डिफेंस तो अपने हाथ में रखना है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डिफेंस जो है वो हमारे अंडर रहेगा। अब इसका होना क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक सुर में इसको रिजेक्ट कर दिया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। लेकिन क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद ठीक जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई सरकार बनी। चर्चिल जा चुके थे और उसकी जगह क्लेमेंट एटली जो नए प्रधानमंत्री आए, क्लेमेंट एटली, इनका रवैया थोड़ा सा नरम साबित हुआ। इन्होंने पावर ट्रांसफ़र करने की बात की, पावर ट्रांसफ़र ब्रिटेन टू इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना और पावर ट्रांसफ़र के लिए 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अब एक कैबिनेट मिशन भारत जाना चाहिए। और इस कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो पावर ट्रांसफ़र हो और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, यानी संविधान सभा बने। अब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आ गया। कैबिनेट मिशन में आए थे पैथविक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटिश जो कैबिनेट थे उनके सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। अब कैबिनेट मिशन ही वो मिशन था जिसके थ्रू हमारे संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव पड़ी, बेस तैयार हुआ।
और इसी के बाद हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत में आई थी, वो जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यानी कुल सीट 389 रखी। 389 सीट्स का डिवीज़न उन्होंने इस तरह किया कि 296 सीट्स तो कहाँ से आएंगी, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, और बाकी की बची 93 सीट आएंगी प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतों से। अब 296 स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट को रखा गया। हर प्रांत जो हर प्रोविंशियल थी उसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य के हिसाब से जनसंख्या को बांट दिया गया और 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट को रखा गया। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके भी सदस्य चुनने थे, उनका इलेक्शन 1946 के जुलाई अगस्त में हुआ। लेकिन आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। अब अगर संविधान सभा के सदस्य यानी जो संविधान बनाने वाले थे, उन सदस्यों को अगर जनता ने नहीं चुना तो उनको किसने चुना, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करें। यानी कैसे हुआ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट को रखा है, ठीक है, तो समझने में आसानी होगी। अब इसके लिए हमको इतिहास में थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। दिसंबर 1945 टू जनवरी 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शन यानी प्रांतीय चुनाव कराए गए थे। इन प्रांतीय चुनाव में कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में जनता ने डायरेक्ट वोट डाला और कांग्रेस को इसमें 8 सीट मिली और मुस्लिम लीग को इसमें 3 सीट मिली। तो इस तरीके से ये जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, यहाँ पे प्रांतीय जो प्रांतों में चुनाव हुए थे जिसमें जनता ने वोट डालकर अपने सदस्य को चुना था। जिस तरीके से मैं इसको एक आसानी से समझा देता हूँ, जिस तरीके से हम राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, क्या आपने और मैंने आज तक राष्ट्रपति को वोट डाला है? नहीं डाला। हम अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और भी बहुत सारे सदस्य हैं और विधानमंडल से भी जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जाते हैं। सभी लोग फिर आपस में मिलकर वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक इसी तरह संविधान सभा के सदस्य को जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना, जनता ने प्रांतीय चुनाव, ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, इसमें वोट किया, जिसमें 8 सीट पर चुनाव जीती कांग्रेस और 3 सीट पर चुनाव जीती मुस्लिम लीग। अब इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, प्रांतीय विधानसभा का जो मेंबर था, उसको जनता ने चुना। अब जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी प्रांतीय विधानमंडल का जो सदस्य था, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने मिलकर चुना मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अगर समराइज करें तो जनता ने जो 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य को या विधानमंडल के सदस्य को चुना। अब इन विधानमंडलों के सदस्य ने आपस में मिलकर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्यों को चुना और फिर इन संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर संविधान को बनाया। ठीक है। अब इस चुनाव में 296 सीटों पर चुनाव हो रहा था। 296 सीटों में कांग्रेस को मिली 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स और वहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15 सीट जीत गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आई जिसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। कांग्रेस इस इलेक्शन के बाद जब संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए थे तो पहली बार संविधान सभा की बैठक की गई। अब जब संविधान सभा की पहली मीटिंग या पहली बैठक हुई, जब सब पहली बार मिले, तो उसका बायकॉट सीधे सीधे मुस्लिम लीग ने कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद नहीं थे। इसलिए लगभग 211 लोगों के साथ ही संविधान सभा की पहली बैठक को निपटाया गया और उसके बाद संविधान की प्रक्रिया को चालू किया गया। बहुत सारी कमेटी बनाई गई और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा संविधान आज जो वास्तविक रूप में बनकर तैयार हुआ। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से संविधान की बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे अंग्रेज़ों ने थोड़ा बहुत योगदान दिया, कैसे इंडियन लोगों ने अपना एफर्ट डाला, कैसे संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन बहुत इजी तरीके से समझना, कई जगह पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने इसको इजी करने के लिए बताया कि सबसे पहले आपको याद रखना है 1946 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए थे। प्रोविंशियल असेंबली यानी हिंदी में प्रांतीय चुनाव। 11 प्रांत थे। ठीक है। 11 में से 8 कांग्रेस ने जीते, 3 मुस्लिम लीग ने जीते। अब उन्होंने जब जीते तो जैसे हम लोग विधानसभा के वोट देते हैं तो हम अपने विधायक चुनते हैं ना, ऐसे ही वहाँ से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी विधानमंडल का जो सदस्य है वो चुना गया। अब ये जो विधानमंडल का सदस्य है इसने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के सदस्य को चुना, यानी जनता का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इससे नहीं है। बीच में ये मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली यानी
प्रांतीय मेंबर ऑफ प्रांतीय विधानसभा। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फटाफट। इसके बाद पार्ट 2 फटाफट आने वाला है। पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और पार्ट 2 को देखने के लिए आपको पार्ट 1 ज़रूर देखना है। वीडियो रेगुलर आएगी, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर मैंने कहीं पे गलती से कोई भी मिस्टेक करी है तो आप उसको सुधार सकते हैं। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको सुधार दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मिशन के बेस के साथ।